सबसे पहले हमने पढ़ना है पेंक्रियाज को। पेंक्रियाज कहाँ होते हैं? ये हमारे पास स्टमक है। स्टमक से आगे हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में एक कर्व आता है, इस कर्व के दरमियान हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है? पेंक्रियाज। द पेंक्रियाज इज़ अ पेल ग्रे ग्लैंड वेइंग अबाउट 60 ग्राम्स। इसका वज़न कितना है? 60 ग्राम है। कलर कौन सा है? पेल ग्रे। इट इज़ अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ आ गई। एंड सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एब्डोमिनल कैविटी के 9 पार्ट्स होते हैं। तो ये जो पेंक्रियाज है ये किधर पड़ा होता है? एपिगेस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। ये जो आपको स्टमक नज़र आ रहा है बेसिकली इसके पीछे जो है पेंक्रियाज होता है। तो किधर है? एपिगेस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हेड, अ बॉडी एंड अ नैरो टेल। इसके 3 पार्ट्स किए गए हैं पेंक्रियाज के। पहले हमारे पास एक हेड है, फिर बॉडी है और उसके बाद ए नैरो टेल। ये इस तरह पेंक्रियाज के 3 पार्ट्स हैं। जो यहाँ पे ब्रॉडर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? हेड, जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है। उसके बाद ये जो ब्लू कलर है इसको हम बोल रहे हैं बॉडी, और उसके बाद ये जो येलो कलर है इसको हम क्या बोल रहे हैं? टेल। तो 3 पार्ट्स हैं पेंक्रियाज के, हेड, बॉडी एंड टेल। द हेड लाइज इन द कर्व ऑफ द ड्यूडिनम। जो हेड है, ये वाला जो पार्ट है, ये किधर होता है? ये ड्यूडिनम के, ये ड्यूडिनम है, इसके कर्व के अंदर हेड होता है। हेड यहाँ पे होता है। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक, और यहाँ स्टमक उसके आगे आ जाता है। तो यहाँ से पेंक्रियाज अगर शुरू हुआ है तो जो दरमियान वाला हिस्सा है पेंक्रियाज का, जो बॉडी है वो किसके पीछे होती है? स्टमक के पीछे। एंड द टेल लाइज इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी, और जो टेल, जो लास्ट पोर्शन है पेंक्रियाज के, वो किधर होता है? इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी एंड जस्ट रीचेज द स्प्लीन। ये देखें, ये इसकी टेल है पेंक्रियाज की, तो ये किधर होती है? लेफ्ट किडनी के सामने होती है। 3 बातें हमने पढ़ी। पहली बात, पेंक्रियाज का हेड किधर है? जहाँ पे ड्यूडिनम जो है उसका कर्व है, वहाँ पे हमारे पास पेंक्रियाज का हेड है। फिर बॉडी किधर है? स्टमक के पीछे है, इधर आगे स्टमक होता है, स्टमक के पीछे है। और जो टेल है वो किधर होती है? इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। The abdominal aorta and the inferior vena cava lie behind the gland। और इस ग्लैंड के पीछे हमारे पास ये aorta और inferior vena cava वगैरह ब्लड वेसल्स होती हैं। उसके बाद है पेंक्रियाज इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये क्या है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी तक हमने पेंक्रियाज के बारे में क्या पढ़ा है? पेल ग्रे कलर है इसका, 60 ग्राम्स वज़न है, 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। होता किधर है? एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ये इस रीजन में होता है। इसके बाद 3 इसके पार्ट्स हमने कर दिए। ये हेड आ गया हमारे पास, ये बॉडी आ गया और उसके बाद फिर ये टेल आ गया। हेड किधर होता है? ड्यूडिनम की कर्व में होता है। बॉडी किधर होती है? स्टमक के पीछे। ये इस तरह आगे स्टमक होता है, स्टमक के पीछे है, तो इसका जो बॉडी वाला हिस्सा है वो स्टमक के पीछे है। और टेल किधर होती है? इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट किडनी। और उसके अलावा अयोटा और इंफीरियर वेना केवा इसके इस ग्लैंड के पीछे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की कि ये जो ग्लैंड है, ये पेंक्रियाज है, ये एंडोक्राइन भी और ये एक्सोक्राइन भी है। तो अभी हम देख लेते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है। कुछ ग्लैंड्स हमारी बॉडी के ऐसे होते हैं, जैसे अगर ये कोई ग्लैंड है तो वो जो भी सब्सटेंस बनाते हैं उसको उसी जगह सिक्रीट कर देते हैं, उसी चीज़ की सरफेस पे। एक डक्ट सी होती है जो सरफेस तक आती है और वहाँ वो अपनी सिक्रीशंस को रिलीज़ कर देते हैं। जैसे कि सलाइवा की आप एग्जांपल ले लें, हमने पढ़ा था माउथ में हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो वो माउथ में ही सिक्रीशन अपनी कर देते हैं। ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जहाँ हैं वहीं अपनी सिक्रीशंस उसी जगह पे वो डिस्चार्ज कर देते हैं, इसे हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं कि ये इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं मेनली हार्मोन सिक्रेट करते हैं, वो ये सीधा ब्लड में उसको भेज देते हैं, अपने इर्द गिर्द कहीं पे रिलीज़ नहीं करते। सीधा कहाँ रिलीज़ करेंगे? ब्लड में करेंगे और ब्लड से वो अपने टारगेट टिश्यू में चले जाएंगे। ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स
जो अपना जो भी केमिकल है वो डिस्चार्ज अपनी जगह पे ही कर देते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, ब्लड में अपना डिस्चार्ज करते हैं जो भी उन्होंने रिलीज़ करना है, ज़्यादातर वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। तो पेंक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, दोनों है। दोनों कैसे है ये भी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। द एक्सोक्राइन पेंक्रियाज, पहले हम देखेंगे कि पेंक्रियाज एक्सोक्राइन कैसे है, उसके बाद हम देखेंगे कि पेंक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन कैसे है। दिस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल एसिनाई, द वॉल्स ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। अब जो पेंक्रियाज है वो लार्ज नंबर ऑफ लोब्यूल्स का बना हुआ होता है, और लोब्यूल्स जो हैं वो फर्दर किसके बने होते हैं, एसिनाई के बने होते हैं, और एसिनाई जो हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, सिक्रेटरी सेल्स हैं। ये आपको इस तरह जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं ये पेंक्रियाज में होते हैं लोब्यूल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स। ये पूरे पेंक्रियाज के अंदर इसी तरह गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास होते हैं एसिनाई। Each lobule is drained by a tiny duct, and these unite eventually to form the pancreatic duct, which extends the whole length of the gland and opens into the duodenum. ये जो एसिनाई हैं यहाँ से एक छोटी छोटी डक्ट निकलती है हर एसिनाई से, या लोब्यूल से आप कह सकते हैं, वो फिर आपस में मिल के एक बड़ी डक्ट बना देते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है इसको हम क्या कह रहे हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट। और ये पूरे पेंक्रियाज के अंदर ये फ्लो करती है ये डक्ट, और ये ओपन किधर होती है, ये जो हमने पढ़ा था ड्यूडिनल पेपिला ड्यूडिनम में। जस्ट बिफोर एंटरिंग द ड्यूडिनम द पेंक्रियाटिक डक्ट जॉइंस द कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म द हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला। ये हमने पढ़ा था कि जब ड्यूडिनम में एंटर होता है तो पहले इसमें कॉमन बाइल डक्ट जो है वो भी आ जाती है, दोनों मिलके हमारे पास क्या बना लेते हैं, हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ये उसकी बात कर रहा है। The duodenal opening of the ampulla is controlled by the hepatopancreatic sphincter at the duodenal papilla। यहाँ पे एक स्फिंस्टर होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। जब सिक्रेशंस आएंगी तो ओपन हो जाएगा, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएंगी, और जब सिक्रेशंस नहीं आनी तो ये बंद हो जाता है। The function of the exocrine pancreas is to produce pancreatic juice containing enzymes that digest carbohydrates, proteins and fats। exocrine pancreas का क्या काम है कि pancreatic juice जो है वो सिक्रीट करता है। अब यहाँ पे ग्लैंड था, सिक्रीशंस भी इसने यहीं कर दें, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और सिक्रीट क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या है, डाइजेशन में मदद देता है। As in the alimentary canal, parasympathetic stimulation increases the secretion of pancreatic juice and sympathetic stimulation depresses it। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो पेंक्रियाटिक जूस ज़्यादा निकलेगा, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो ये कम निकलेगा। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। इसमें यूँ होता है कि ये हमारे पास पेंक्रियाज है ना, तो अब पेंक्रियाज हमने कहा दोनों तरह के ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं कि जैसे ये ग्लैंड यहाँ पड़ा तो इसकी सिक्रीशन भी यहीं हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो इसका अब ये पहले हम पढ़ें कि एक्सोक्राइन कैसे है, उसके बाद फिर एंडोक्राइन पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन में हमने कहा कि पेंक्रियाज के अंदर ये गोल गोल लोब्यूल्स होते हैं इस तरह, इन लोब्यूल से सिक्रीशन निकलती है, छोटी छोटी डक्ट हर लोब्यूल से निकलेगी, जो इवेंचुअली क्या करेगी, एक बड़ी डक्ट बना देगी, उसे हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक डक्ट। और इन लोब्यूल्स में सेल्स होते हैं, वो सिक्रेट क्या करते हैं, पेंक्रियाटिक जूस। वो जूस यहाँ से आके ड्यूडिनम में स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा और वो मदद करेगा डाइजेशन ऑफ फूड में। ये समरी है जो अभी तक पढ़ा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एक्सोक्राइन तो हमने पढ़ लिया, अभी एंडोक्राइन कैसे है। Distributed throughout the gland are groups of specialized cells called the pancreatic islets of Langerhans. The islets have no ducts, so the hormones diffuse directly into the blood. The endocrine pancreas secretes the hormone insulin and glucagon, which are principally concerned with control of blood glucose levels. अभी हम देखते हैं, पहले हमने बात की थी कि इसमें लोब्यूल्स होते हैं, लोब्यूल्स के अलावा पेंक्रियाज में इस तरह सेल्स होते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पर्पल पर्पल, ये इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहांस। इसमें मुख्तलिफ तरह के आगे सेल होते हैं, वो सिक्रेट क्या कर रहे हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन्स। अब वो जो दो हार्मोन्स हैं वो ये सीधा किधर रिलीज़ करते हैं, ब्लड के वेसल्स में, और वो ब्लड से फिर जाके अपने टारगेट टिश्यू में चले जाते हैं। तो इस वजह से
हमारे पास जो पेंक्रियाज है वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी ऐसे एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो रिलीज़ कर रहा है वो इधर ही कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे, वो ब्लड में जा रहे हैं सीधे। तो जो ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन ब्लड में दें उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये इस तरह ये एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो इंसुलिन है ग्लूकागॉन ये सिक्रिएट करता है, उसका काम होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। जो डायबिटीज़ हम कॉमनली डिजीज़ देखते हैं उसमें ये मसला आता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन होती नहीं है, या सही तरह नहीं हो रही होती, या ज़रूरत से कम हो रही होती है। ब्लड सप्लाई देख लेते हैं पेंक्रियाज की। द सेप्लिनिक एंड मेसेंट्रिक आर्टरीज सप्लाई द पेंक्रियाज एंड venous drainage is by veins of the same names that join other veins to form the portal vein। इसको सप्लाई कैसे आ रही है, सेप्लिनिक एंड मेसेंट्रिक आर्टरीज से, और वीनस जो वेन्स जो हैं वो इसी नेम से। पेंक्रियाज तक कोई सवाल हो या कोई बात समझ ना आई हो तो मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट हम लीवर की तरफ जाते हैं। सर नेक्स्ट जाइए। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आया है लीवर। ये लीवर का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये सबसे बड़ा हमारे पास ना बॉडी में ग्लैंड है या ऑर्गन है। आपको यूँ एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है, या लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी क्या है, तो वो कौन सा है, लीवर। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, वेइंग बिटवीन 1 and 2.3 kg। वज़न इसका कितना होता है, 1 किलो से लेके 2.3 किलोग्राम के दरमियान इसका वेट होगा। इट इज़ सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, occupying the greater part of the right hypochondric region, part of the epigastric region and extending into the left hypochondric region। अगेन उसी हम पार्ट्स ऑफ एब्डोमेन रीजन्स में आते हैं। तो ये किस रीजन में पाया गया लीवर, ये है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में आता है, और उसके अलावा ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इन 3 रीजन्स में हमारे पास लीवर होता है। Its upper and interior surfaces are smooth and curved to fit the under surface of the diaphragm। Its posterior surface is irregular in outline। अच्छा, इसके ऊपर ये जो आपको यूँ डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है ये डायफ्राम होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी जो फ्रंट सरफेस है वो सुपीरियर सरफेस है वो यूँ कर्व्ड ही होती है लीवर की भी, ताकि उसकी अटैचमेंट यहाँ से डायफ्राम के साथ सही तरह से प्रॉपर हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लीवर। क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो लीवर के साथ एसोसिएटेड है। सुपीरियरली एंड इंटीरियरली, ऊपर अगर हम देखें और सामने देखें तो डायफ्राम आता है एंड द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसके ऊपर हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, डायफ्राम, और आगे की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, एब्डोमिनल वॉल, इंटीरियर जो है। इंफीरियरली अगर हम देखें स्टमक आता है, बाइल डक्ट्स आती हैं, ड्यूडेनम, हिपैटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, राइट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड। यहाँ अगर आप देखें तो इन्फीरियर इसमें पहले तो ये है कि ये एक आ गया हमारे पास गॉल ब्लैडर वगैरह इन्फीरियर इसकी सरफेस पे होता है। उसके बाद हमारे पास स्टमक हो गया, यहाँ से ड्यूडेनम होगी, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है कोलोन ये होगी, और राइट किडनी होगी। राइट किडनी जो है वो भी इसके नीचे होती है, नीचे यहाँ होती है। ये माइक बंद कर दें अपना काइंडली। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियरली देखें, इसके पीछे लीवर के पीछे क्या है, तो उसमें ऑसोफेगस आता है, इंफीरियर वेना केवा आता है, अयोटा, गॉल ब्लैडर, वर्टिबल कॉलम एंड डायफ्राम। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स आते हैं। ऑसोफेगस हो गया, जैसे ये हमारे पास स्टमक है तो ये इसके पीछे ऑसोफेगस है, तो ऑसोफेगस इसके पीछे आ गया। और इन्फीरियर वेना केवा भी इसी तरह ब्लड वेसल्स जो इसके पीछे होती हैं। अयोटा जो आर्टिरियल ब्लड ला रहा है वो भी इसके पीछे है। गॉल ब्लैडर मैंने इन्फीरियरली बताया, वो इन्फीरियरली नहीं होता, वो इसके पोस्टीरियर सरफेस पे होता है। और फिर वर्टिबल कॉलम एंड डायफ्राम। अब डायफ्राम जो था ये इसके सुपीरियरली भी आ रहा है और पीछे पोस्टीरियर साइड से भी इसने कर्व किया, इसको कवर किया हुआ है, तो पोस्टीरियर सरफेस पे भी हमारे पास डायफ्राम होता है। लेटरली अगर मैं देखूं तो साइडों पे भी इसके लीवर के साइडों पे रिब्स आ जाती हैं, लोअर रिब्स, और उसके साथ साथ डायफ्राम आ जाता है। तो डायफ्राम लेटरली भी आया, सुपीरियरली भी आया और पोस्टीरियरली भी आया, तीनों डायरेक्शन से उसने लीवर को कवर किया होता है। यहाँ तक कोई सवाल हो इसके, इससे ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लीवर से? No, sir. अच्छा, गुड।
उसके बाद हम कहते हैं द लीवर इज़ इनक्लोज्ड इन ए थिन इन इलास्टिक कैप्सूल एंड इनकम्प्लीटली कवर्ड बाय लेयर ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम अगर आपको याद हो, हमने बताया था कि सारे एब्डोमिनल वॉल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको जिस लेयर ने कवर किया होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियम। तो इसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है इन इलास्टिक, जो इलास्टिक नहीं है, इंक्रीज़ अपने साइज़ में नहीं हो सकता, और इनकम्प्लीटली पेरिटोनियम में इसे फुली कवर नहीं किया होता। फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम फॉर्म्स स्पोर्टिंग लेगामेंट्स अटैचिंग द लीवर टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। जो पेरिटोनियम है उसने लेगामेंट्स बनाई हुई हैं, वो लेगामेंट्स क्या करती हैं, लीवर को अटैच करती हैं डायफ्राम के साथ। ये देखें, ये ऊपर जो है हमारे पास ये है डायफ्राम, और ये नीचे है हमारे पास ये लीवर है पूरा। तो बीच में क्या है, स्पोर्टिंग लेगामेंट्स हैं, ये जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है। ये लेगामेंट्स कैसे बनी हैं, पेरिटोनियम के फोल्ड से बनी है। इन लेगामेंट्स का काम क्या होता है कि डायफ्राम को लीवर के साथ अटैच कर सकें। It is held in position partly by these ligaments and partly by the pressure of the organs in the abdominal cavity. अटैचमेंट क्यों होती है कि लीवर को अपनी जगह पे रोक के रख सकें, इसलिए इसकी अटैचमेंट है डायफ्राम के साथ। द लीवर हैज़ 4 लोब्स। लीवर के 4 हिस्से होते हैं। द 2 मोस्ट ऑब्वियस आर द लार्जर राइट लोब एंड द स्मॉलर वेज शेप्ड लेफ्ट लोब। द अदर 2 द कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स आर एरियाज ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। अच्छा, लीवर के 4 लोब्स होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, राइट लोब। एक हिस्सा आपको ये नज़र आ रहा है जो छोटा है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट लोब। 2 हिस्से तो ये हो गए, राइट एंड लेफ़्ट। 2 और होते हैं जिसका नाम है कॉर्डेट एंड क्वाड्रेंट, वो इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं, इंटीरियर सरफेस से नज़र नहीं आते। अब इसी लीवर को अगर मैं उल्टा करके देखूँ पोस्टीरियर साइड से, तो इस तरह का मुझे व्यू मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा राइट लोब आ गया, यहाँ पे लेफ़्ट लोब आ गया, तो 2 छोटे और लोब हैं, कॉर्डेट लोब एक ये है और एक क्वाड्रेट लोब ये है नीचे। और ये जो दोनों हैं ये पोस्टीरियर सरफेस से नज़र आते हैं, एंटीरियर सरफेस से नज़र नहीं आते। तो लीवर के 4 लोब, 4 हिस्से हो गए, राइट लोब, लेफ़्ट लोब, और पोस्टीरियर सरफेस पे देखें तो क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब, 4 हिस्से इसके। नेक्स्ट हमारे पास आता है द पोर्टल फिशर। This is the name given to the region on the posterior surface of the liver where various structures enter and leave the gland. Again ये posterior view है लीवर का, तो ये एक पोजीशन है जहाँ से आर्टरीज, वेन्स वगैरह, नर्व्स वगैरह लीवर में इंटर होती हैं और लीवर से निकलती हैं। इसको हमने क्या कह दिया, इस पॉइंट को पोर्टल फिशर। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इधर से गुजरते हैं वो देख लेते हैं। द पोर्टल वेन इंटर्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज एंड स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो ब्लड आ रहा होता है स्टमक से, स्प्लीन से, पेंक्रियाज से, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, वो सीधा किधर जाता है, लीवर में। किसके थ्रू जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू। द हेपेटिक आर्टरी इंटर्स कैरिंग आर्टीरियल ब्लड। इसी तरह हेपेटिक आर्टरी भी आती है जो आर्टीरियल ब्लड ला रही होती है लीवर में। ये दोनों कहाँ से एंटर हो रही हैं, पोर्टल फिशर से। नर्व फाइबर्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं, वो कहाँ से एंटर होती हैं, पोर्टल फिशर से। द राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स, 2 डक्ट्स लीवर से निकलती हैं जो जाती हैं बाइल लेके जाती हैं गॉल ब्लैडर की तरफ, वो भी कहाँ से निकलेंगी, पोर्टल फिशर से निकलेंगी। फिर कुछ लिम्फ वेसल्स होती हैं वो भी लीवर से निकलती हैं जो लिम्फ को एब्डोमिनल और थोरेसिक नोड्स तक लेके जाती हैं। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे, पोर्टल वेन पोर्टल फिशर से में इंटर होगी, हिपैटिक आर्टरी भी इंटर होगी, नर्व फाइबर्स भी इंटर होंगी, लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स वापस निकलेंगी इससे, और लिम्फ वेसल भी इससे निकलेंगी। तो ये 5-6 स्ट्रक्चर्स जो हैं ये जिस पॉइंट से लीवर में ऑन द पोस्टीरियर सरफेस इंटर या लीव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल फिशर। ये समझ आ गया पोर्टल फिशर का। सर ये रिपीट करना। अच्छा, हमने बात की है कि लीवर है ना, लीवर उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे एक फिशर है, एक आप समझ लें एक ओपनिंग है। ये ओपनिंग क्यों है, या इस ओपनिंग से कुछ आर्टरीज, वेन्स और नर्व फाइबर्स जो हैं वो इंटर और लीव होती हैं। कौन कौन सी हैं, पोर्टल वेन इंटर होती है, हिपैटिक आर्टरी इंटर होती है, नर्व फाइबर्स जो हैं वो भी इंटर होती हैं, ये 2 डक्ट्स हैं ये निकलती हैं, और लिम्फ वेसल्स भी निकलती हैं। ये जिस पॉइंट से इंटर हो रही हैं या निकल रही हैं लीवर की पोस्टीरियर सरफेस पे, पिछली सरफेस पे, उसको उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, द पोर्टल फिशर, जहाँ से ये चीज़ें इंटर या लीव करती हैं। अब क्लियर हुआ? ओके सर, थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड सप्लाई हम देख लेते हैं लीवर की। द हेपेटिक आर्टरी एंड द पोर्टल वेन टेक ब्लड टू द लीवर।
Venous return is by variable number of hepatic veins that leave the posterior surface and immediately enter the inferior vena cava just below the diaphragm. और वेंस जो हैं वो इसी तरह जाती हैं, हेपेटिक वेंस के नाम से होती हैं, और कहाँ जाके ड्रेन होती हैं, इन्फीरियर वेना केवा. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लिखा हुआ है पोर्टल वेन, जो ब्लड कहाँ लेके जा रही है, लीवर की तरफ. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसे गौर से सुनिएगा, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. ये हमारे पास है स्टमक, ये हमारे पास आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, ये इसके स्टमक के पीछे हमारे पास पेंक्रियास था. तो हमने क्या पढ़ा था, आर्टरीज हम किसको कहते हैं, कोई बता सकते हैं आर्टरी किसे कहते हैं हम? सर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी की तरफ. बॉडी की तरफ. और वेन किसे हम कहते हैं? जो Deoxygenated डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं. ठीक है. तो जो यहाँ पे हमारे पास है ना पोर्टल वेन, ये जो है ये बेसिकली ब्लड लेके जा रही है ये एब्डोमिनल ऑर्गन से लीवर की तरफ. इन सब ऑर्गन से ब्लड कहाँ लेके जा रही है, लीवर की तरफ, हार्ट की तरफ लेके नहीं जा रही. वेन हम वो उस स्ट्रक्चर, उस ब्लड वेसल को कहते हैं जो ऑर्गन से हार्ट की तरफ लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जो स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, यहाँ से जितना ब्लड होगा वो जाता किधर है, पहले लीवर में जाएगा. तो इसलिए पोर्टल वेन को हम ट्रू वेन नहीं कहते, क्योंकि ये ब्लड की तरफ, ये जो ब्लड है हार्ट की तरफ नहीं लेके जा रही है, लीवर की तरफ लेके जा रही है. जैसे ही आप जब कुछ खाना वगैरह, सर, ये जो जी पोर्टल ये जो पोर्टल वेन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड? इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. होता कैसे, अभी मैं आपको समझाता हूँ. अब आपने खाना खाया तो ऑब्वियसली जो डाइजेशन वगैरह होती है और एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है. तो अब ये जो ब्लड आएगा इसमें सारा वो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होंगे. ये न्यूट्रिएंट्स फिल्ड ब्लड कहाँ चला जाएगा, लीवर में पहले जाएगा, और बॉडी के किसी स्ट्रक्चर में नहीं जाएगा, पहले ये लीवर में जाता है. और ये जो ब्लड आ रहा है ये पोर्टल वेन के थ्रू आ रहा है. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, नंबर 1. नंबर 2, ये न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा है. लीवर के पास ये क्यों आता है कि जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं ये इसका चेक एंड बैलेंस करता है कि इन न्यूट्रिएंट्स में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं आ गया, कोई जहरीला सब्सटेंस है तो वो लीवर उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं. और फिर लीवर से ये रेस्ट ऑफ द बॉडी में अगेन फिर ये ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है. पहले लीवर इस ब्लड को चेक करता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं आ गया. इसको हम क्या कह रहे हैं, पोर्टल वेन जो लीवर तक लेके आ रही है. ये ट्रू वेन नहीं होती क्योंकि ये हार्ट की तरफ ब्लड नहीं लेके जा रही. तो इस तरह लीवर को एक ये ब्लड सप्लाई मिली पोर्टल वेन से जिससे ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. इसके अलावा एक इसको आर्टरी भी सप्लाई करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक आर्टरी. वो इसको क्या सप्लाई करेगी, वो इसको ऑक्सीजन सप्लाई करेगी. ये बात समझ आ गई कि हार्ट के पास डुअल ब्लड सप्लाई है, लीवर के पास दो ब्लड सप्लाईज हैं. एक हेपेटिक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है जिसमें से ऑक्सीजन मिलते हैं, और दूसरी हमारे पास क्या है, पोर्टल वेन है जो न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड ला रही है. यहाँ से न्यूट्रिएंट्स अपनी भी जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये जाता है. ये बात आपको समझ आ गई डुअल सर्कुलेशन की? Yes, sir. जी ठीक सर, ठीक हो गया. आगे जी. यस सर. ठीक. अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की ना, लीवर के स्ट्रक्चर की. तो द लोब्स ऑफ द लीवर आर मेड अप ऑफ टाइनी फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड लोब्यूल्स. हमने कहा था कि लीवर के 4 लोब्स होते हैं ना, तो लोब्स के अंदर फिर छोटे सब यूनिट्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, लोब्यूल्स. लीवर लोब्यूल्स आर हेक्सागोनल इन आउटलाइन. लोब्यूल्स की शेप कैसी है, हेक्सागोनल. किसी को पता है हेक्सागोनल क्या होता है? हेक्सागोनल हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसकी 6 साइड्स होती हैं. So, जी 6 कोने वाले सर, जी 6 कोने वाले. जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. जो इसके वायरस के जी बिल्कुल. एक इसकी ये साइड होगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 साइड वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल. तो जो लीवर के लोब्स के हमने सब यूनिट्स किए लोब्यूल्स, उनकी शेप कैसी होती है, हेक्सागोनल, इस तरह की होती है. और ये बने हुए कैसे होते हैं, किन की वजह से, क्यूबाइडल शेप सेल से. क्यूब जिन सेल्स ने इनको बनाया हुआ उनकी क्या शेप है, क्यूब शेप्ड है. उनका नाम क्या है, हिपेटोसाइट्स. और वो कैसे अरेंज हुए हैं, पेयर्स ऑफ कॉलम्स रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन. ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ. ये हमारे पास लीवर का राइट लोब है. यहाँ पे छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं. ये हमने एक रीजन लिया और उसमें ये हमारे पास लोब्यूल्स हैं. इन लोब्यूल्स में फिर एक किसी को मैं बड़ा कर लूँ तो इसकी शेप कैसी है, हेक्सागोनल. हेक्सागोनल है. और ये किससे बना हुआ है,
हिपैटोसाइट से बना हुआ है, जो कैसे हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। और फिर जब मैं इसको और डिटेल स्ट्रक्चर लोब्यूल को देखूं तो ये यूं होता है कि सेंटर में एक वेन है जहाँ से सारा ब्लड ड्रेन होगा, और साइडों पे हिपैटोसाइट्स वगैरह अरेंज हुए हुए हैं। और इन हिपैटोसाइट्स के साथ साथ एक पोर्टल वेन है, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रही है, जो भी हमने पढ़ा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। एक हमारे पास हिपैटिक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ये, और एक हमारे पास बाइल डक्ट है जो लीवर से निकल के नीचे गॉल ब्लैडर में आ रही है। जो तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पोर्टल वेन, बाइल डक्ट एंड हिपैटिक आर्टरी। यहाँ तक क्लियर है? या अगर नहीं समझ Yes, sir. क्लियर है? ठीक है। यस सर। अच्छा, अभी जी, हमने आगे। क्या बात की कि एक हमारे पास लोब्यूल है जिसकी शेप कैसी है, हेक्सागोनल। वो किससे बना हुआ है? हिपैटोसाइट से। और अरेंजमेंट कैसी है कि तीन एक जगह अरेंज हुए हुए होते हैं, एक हिपैटिक आर्टरी, एक बाइल डक्ट है, पोर्टल वेन है, और ये तीनों कहाँ ड्रेन कर रहे हैं? सेंट्रल वेन की तरफ जो सेंटर में है, और इनकी साइडों पे क्या होते हैं? हिपैटोसाइट्स। साइनोसाइड्स वो होती हैं जो कैपिलरीज हों जिनकी कंप्लीट वॉल्व ना हो, मतलब एक तो हमने पढ़ा था ना, एक पोरस होती हैं, फिर एक वो होती हैं जिनकी वॉल्व भी कंप्लीट नहीं है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, उसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं। अब ये सेंटर में यहाँ पे हमारे पास ये जो आपको डॉटेड में नज़र आ रहा है, यहाँ साइनोसाइड्स वगैरह भी होते हैं। साइनोसाइड्स में क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। containing a mixture of blood from the tiny branches of the portal vein and hepatic artery। यहाँ पे ये दोनों ब्लड मिक्स हो रहे हैं, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा है। हेपेटिक में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ साइनोसाइड्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेज या सब्सटेंसेस होगा, लीवर हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजन ले लेगा, पोर्टल वेन से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। This arrangement allows the arterial blood and portal venous blood to mix and come into close contact with the liver cells। उसके बाद पहले ये पढ़ते हैं, फिर डायग्राम की तरफ जाते हैं। अमंग द सेल्स लाइनिंग द साइनोसाइड्स। अब साइनोसाइड्स में एक और सेल्स हैं जिनका नाम क्या है? हिपैटिक मैक्रोफेजेस। इनका दूसरा नाम क्या है? कुप्फर सेल्स। इनका काम क्या होता है कि ये दोनों जो हिपैटिक आर्टरी है या जो पोर्टल वेन से जो ब्लड आ रहा है, इसमें अगर कोई हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उसको ये इंजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकें, इसलिए ये हिफाजत के लिए प्रेजेंट होते हैं साइनोसाइड्स में। इन्हें हम क्या कहते हैं? कुप्फर सेल्स या हिपैटिक मैक्रोफेजेस। Blood drains from the sinusoids into central veins. These then join the veins from other lobules, forming larger veins until eventually they become the hepatic veins, which leave the liver and empty into the inferior vena cava. और one of the functions of the liver is to secrete bile। अब इसके ज़रा हम डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास है एक लीवर का लोब्यूल, हेक्सागोनल शेप है, इसके अंदर ये आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं। इन सेल्स को हमने क्या बोला है? हिपैटोसाइट्स। सेल्स आ गए, उसके बाद फिर हमारे पास तीन डक्ट्स हैं। एक ये हमारे पास है पोर्टल वेन जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ला रही है, दूसरी क्या है? हिपैटिक आर्टरी जो ऑक्सीजन ला रही है। ये यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, जो आपको पर्पल पर्पल में नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? साइनोसाइड्स। ये बेसिकली कैपिलरीज की एक टाइप है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है। और इसी के अंदर ये येलो येलो जो हैं ये हमारे पास कुप्फर सेल्स हैं, जिनका काम क्या होता है? कोई भी ब्लड में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल है तो उसको इंजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकें। यहाँ से दोनों एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो जाएगा सेल्स में और कैपिलरीज में, उसके बाद सारे ड्रेन कर जाएंगे एक सेंट्रल वेन में। ये वेन निकलेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? हिपैटिक वेन, और ये जाएगी इन्फीरियर वेना केवा में। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, अगर नहीं समझ आए तो मैं रिपीट कर देता हूँ। सर ये एक बार रिपीट करना। अच्छा ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप समझ लें, मैं खुद चाहता हूँ। ये हमारे पास एक है हिपैटोसाइट, ये जो आपको नज़र आ रहा है हिपैटोसाइट कह रहा हूँ, ये हमारे पास लोब्यूल है जिसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये आपको छोटे छोटे सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या हैं? हिपैटोसाइट्स हैं, लीवर सेल्स इन सिंपल वर्ड्स। तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ रही होती हैं। पहली एक ये आ रही है हमारे पास पोर्टल वेन, जो कहाँ से ब्लड ला रही है? ये एब्डोमिनल कैविटीज़ के स्ट्रक्चर से, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, क्योंकि अभी आपने खाना खाया तो वहाँ से जो ब्लड आएगा उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे लीवर की तरफ आ रहे हैं। इसी तरह एक हिपैटिक आर्टरी है जो हार्ट से आ रही है, और ये क्या ला रही है? ऑक्सीजन ला रही है इन द लीवर। यहाँ आके लीवर में आके ये दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। किस में मिक्सअप होते हैं? साइनोसाइड्स में, जो एक कैपिलरीज का नेटवर्क है जो आपको पर्पल पर्पल नज़र आ रहा है। जब यहाँ पहुँच जाएंगे, इधर दोनों ब्लड पहुँच गए, तो ये जैसे अब ये पोर्टल वेन था, यहाँ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से निकल के
सेल्स में आ जाएंगे, क्योंकि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। इसी तरह जो ये ब्लड आ रहा था यहाँ से, ऑक्सीजन जो है वो इधर से निकल के सेल्स में चली जाएगी, क्योंकि सेल्स को, लिवर के सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अब ये जब दोनों चीज़ें निकल गई हैं तो इन्हीं कैपिलरीज में हमारे पास एक और सेल्स हैं जो आपको येलो येलो नज़र आ रहे हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? कुप्फर सेल्स। इनका काम होता है कि इस ब्लड में अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल है या टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसको इंजेस्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकें। जब इनका एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो चुका है तो सारा ब्लड आके सेंटर में आके एक बड़ी वेन में आके निकलता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रल वेन या हेपेटिक वेन भी कहते हैं। इस तरह हर जगह से सारा ब्लड आके किधर ड्रेन होगा? इस सेंट्रल वेन में, और इस सेंट्रल वेन से फिर ब्लड जो है वो यूँ निकल जाएगा बाहर की तरफ, जिसको आप क्या कहेंगे? हेपेटिक वेन, और ये जाएगा इंफीरियर वेना केवा में, वहाँ से फिर ये हार्ट के राइट एट्रियम तक ब्लड चला जाएगा। अब आप ये समझ आया आपको ये सर्कुलेशन, या अगर नहीं आया तो बताएं। सर आ गया। ठीक हो गया। तो ये इस तरह इसका डुअल ब्लड सर सप्लाई समझ आ गया आगे। ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी लीवर का हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है बाइलरी ट्रैक, या इसको हम बाइलरी ट्री भी कहते हैं। पहले इसको डायग्राम से देखते हैं, उसके बाद यहाँ पढ़ लेंगे यहाँ क्या लिखा है। ये हमारा लीवर है। लीवर से ये डक्ट्स निकलती हैं, जो लेफ़्ट साइड से निकलेगी उससे हम क्या कहेंगे? लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट। इसी तरह जो राइट साइड से निकलेगी उसे क्या कहेंगे? राइट हेपेटिक डक्ट। इन दोनों डक्ट से रिलीज़ क्या होता है? बाइल रिलीज़ होता है। हमने ये फिजियोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ये बाइल रिलीज़ करते हैं, जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। पर अब यहाँ से तो कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा है, पर आपको ज़रूरत कब होगा? जब आपने खाना खाया होगा। इसलिए यहाँ से जो बाइल आता है वो यहाँ से किधर जाके स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। बाद में फिर गॉल ब्लैडर से जब आप खाना खाएंगे यहाँ तक फूड पहुँचेगा तो यहाँ से बाइल दोबारा रिलीज़ होगा गॉल ब्लैडर से। तो जो गॉल ब्लैडर से रिलीज़ हो रहा है उस डक्ट को हम क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। और जो ऊपर से आ रहा है लीवर से उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो लेफ़्ट और राइट साइड से मिल जाती है। ये दोनों डक्ट्स आगे जाएंगी तो एक क्या बना देंगी? कॉमन बाइल डक्ट। कौन सी डक्ट्स बनाएंगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट। ये दोनों मिलके हमें क्या बना के दे रही हैं? कॉमन बाइल डक्ट। ये फिर नीचे आएगा तो ये यहाँ से मिल जाएगा पेंक्रियाटिक डक्ट से, जो पेंक्रियास से आ रही होगी, और वहाँ से फिर ये दोनों ओपन होंगे ड्यूडेनम में, इस जगह जिसको हम क्या कहते हैं? ड्यूडेनल पेपिला, या ये एम्पुला ऑफ वेटर। ये समझ आ गई? अगर नहीं आई तो बताएं, मैं इसको फिर वो कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। सर ये रिपीट करना एक बार। अच्छा, ये हम पढ़ रहे हैं बेसिकली बाइलरी ट्रैक या बाइलरी ट्री भी इसको कहते हैं। इसकी अगर आप शक्ल देखें ना, ये आपको दरख्त की तरह लगेगा कि ये जैसे उसकी रूट्स हैं और ये आगे शाखें निकल रही हैं ना। ये बाइलरी ट्रैक है क्या? इसको हम पढ़ रहे हैं। बाइलरी ट्रैक होता क्या है? लीवर जो है ये प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल का काम क्या है? जो फैट्स हम खाते हैं अपने खाने में उसको हजम करने में मदद देते हैं। तो ये यहाँ से सिक्रेट करता है बाइल। बाइल जो लेफ़्ट साइड से आ रहा है, जिस नाली में आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट। जो राइट साइड से बाइल आ रहा है जिस नाली में, उसे हम क्या कहते हैं? राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट्स मिल जाएंगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट होगी। उसके बाद ये इधर से जो बाइल आ रहा होता है सीधा चला जाता है गॉल ब्लैडर में। ये डायरेक्टली इधर नहीं आता, क्योंकि इस बाइल की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब आपने खाना खाया होगा। जब आपको पेट खाली है तब इस बाइल की ज़रूरत नहीं है। तो जो बाइल बन रहा है वो इधर से घूम के आ जाएगा गॉल ब्लैडर में। अब आपने खाना खाया है, खाना जैसे ही खाया है यहाँ इंटेस्टाइन तक पहुँचा है तो बाइल रिलीज़ करवाएगा गॉल ब्लैडर। किस डक्ट के थ्रू कराएगा? सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट जो थी इससे मिल जाएगा तो क्या बना देगा? कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ रही है, ला रही क्या? बाइल ही लेके आ रही है। यहाँ पे इसके साथ मिल जाएगा पेंक्रियाटिक डक्ट, वो भी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ से पेंक्रियाटिक जूस आ रहा होता है, और फिर ये दोनों आके ओपन होते हैं ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। इसको हम क्या कहते हैं? इस पूरे इसको बाइलरी ट्रैक है ये, या फिर बाइलरी ट्री। ट्रैक, बाइलरी ट्रैक क्यों कह रहे हैं? कि वो ट्रैक है जिसके थ्रू बाइल बन रहा है और वो पास आउट होके अपने जहाँ उसने पहुँचना है वहाँ तक पहुँच रहा है। अब इसकी वो पढ़ लेते हैं, वहाँ स्लाइड्स में क्या लिखा हुआ है। द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट जस्ट आउटसाइड द पोर्टल फिशर। पोर्टल फिशर के बाहर ये दोनों जाके मिल के बनाती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। द हेपेटिक डक्ट passes downwards for about 3 centimeter where it is joined by the cystic duct from the gall bladder। अब ये जो कह रहा है हेपेटिक डक्ट जो है ये नीचे कितनी आई?
3 सेंटीमीटर आई, उसके बाद इसके साथ क्या जुड़ गई, सिस्टिक डक्ट जुड़ गई। द सिस्टिक एंड हेपेटिक डक्ट्स मर्ज फॉर्मिंग द कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिल गई, दोनों डक्ट्स इन्होंने क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट्स। ये डक्ट और ये डक्ट मिल गई, इन्होंने क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट, which passes downward behind the head of the pancreas. This is joined by the main pancreatic duct at the hepatopancreatic ampulla and opening into the duodenum at the duodenal papilla is controlled by the hepatopancreatic sphincter. ये वही बातें जो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ। कॉमन बाइल डक्ट की कितनी लेंथ होती है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, डायमीटर कितना है, 6 मिलीमीटर्स। कॉमन बाइल डक्ट हमारे पास ये है जो यहाँ से शुरू हो रही है, तो इसकी कितनी लेंथ होती है, तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब इन बाइल डक्ट्स का, ये जो हमने डक्ट्स पढ़ी हैं, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है। द वॉल्स ऑफ द बाइल डक्ट्स हैव द सेम लेयर्स ऑफ टिश्यू एज दोज डिस्क्राइब्ड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि हमारे पास सिरोसा आता है, फिर मसल लेयर आती है, फिर सब मकोसा और फिर मकोसा, वही 4 लेयर्स बाइल डक्ट्स में भी होती हैं। In the cystic duct, the mucous membrane lining is arranged in irregular circular folds which have the effect of spiral valve. जो mucous membrane है वो cystic ducts में आके in the form of circular folds हो जाती है। cystic duct हमारे पास कौन सी थी, यहाँ पे mucus की shape change हो जाती है। कैसी होती है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह circular folds की form में mucus arrange हो जाती है। ये सिर्फ किधर होगी, cystic duct के अंदर। Bile passes through the cystic duct twice, 2 दफ़ा गुजरता है, once its ways into the gallbladder and again when it is expelled from the gallbladder into the common bile duct and then onto the duodenum। अब वो कह रहा है कि इस cystic duct से बाइल 2 दफ़ा गुजरता है, पहले लीवर बनाएगा बाइल, तो वो घूम के गॉल ब्लैडर में आ जाएगा, फिर जब आप खाना खाएंगे तो दोबारा जो स्टोर हुआ है वो यहाँ से निकलेगा, तो इस cystic duct से बाइल 2 दफ़ा पास आउट होता है। नेक्स्ट फिर अब हम गॉल ब्लैडर को देखते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या है। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, इसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए। ऊपर वाला पार्ट हमारे पास फंडस है, फंडस के बाद हमारे पास जो दरमियान वाला पार्ट है उसको बॉडी कहते हैं, और बॉडी से जो नीचे पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, नेक। और रोगी, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको बताया था, स्टमक के अंदर फोल्ड्स वगैरह होते हैं, जब वो खाना खाएंगे तो वो फिर प्लेन होके उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। उसी तरह रोगी आपको जो है गॉल ब्लैडर के अंदर भी मिलते हैं, क्योंकि इसका भी साइज़, जब इसमें वो बाइल आएगा तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। तो जब बाइल नहीं है, इस तरह रोगी आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे ही आपने इसमें बाइल आ गया तो फिर ये स्ट्रेट हो जाएंगे और थोड़ा सा साइज़ गॉल ब्लैडर का बढ़ा देंगे। The gallbladder is a pear-shaped sac attached to the posterior surface of the liver by connective tissue. Posterior surface of liver पे gallbladder होता है। It has a fundus or expanded end, a body or main part, and a neck which is continuous with the cystic duct. 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी, सिस्टिक और नेक, और ये किसके साथ कंटिन्यूस होते हैं, सिस्टिक डक्ट। स्ट्रक्चर अगर हम इसके देखें, the wall of the gallbladder has the same layers of tissues as those described in the basic structure of the alimentary canal with some modifications. Same structure alimentary canal वाला, पर कुछ modification है। क्या है वो देख लेते हैं। पहली चीज़ पेरिटोनियम की आगे, this covers only the inferior surface because the upper surface of the gallbladder is in direct contact with the liver and held in place by the visceral peritoneum that covers the liver। यूँ होता है कि ये आपके पास लीवर है, तो यहाँ आपका यूँ गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है यूँ। तो पेरिटोनियम जो है, हमने कहा था पेरिटोनियम में जो कैविट वो होती है, वो मेम्ब्रेन जो सारे एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स पे होती है, वो सिर्फ इन्फीरियर वॉल पे होगी इसके गॉल ब्लैडर के। सुपीरियरली जो है ये कवर किससे हुआ हुआ होता है, लीवर से। मसल लेयर की अगर बात की जाए तो देयर इज़ एन एडिशनल लेयर ऑफ ओब्लिक मसल फाइबर्स। अच्छा, स्टमक में होते हैं। मैंने जब आपको स्टमक पढ़ाया था मैंने कहा था कि नॉर्मली तो 2 होते हैं ना लेयर ऑफ मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। तो स्टमक में हमारे पास ओब्लिक भी आ जाते हैं क्योंकि उसकी मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसी तरह ओब्लिक मसल्स जो हैं वो हमारे पास इसमें भी होते हैं, गॉल ब्लैडर में भी। गॉल ब्लैडर और स्टमक में 2 चीज़ें जो कॉमन क्या है, एक तो चीज़, पहली चीज़ थी ये रूगी, जो फोल्ड्स स्टमक में भी थे इसमें भी थे, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें ओब्लिक मसल्स थे, 3 लेयर्स ऑफ मसल्स होती हैं। स्टमक में भी 3 लेयर्स ऑफ मसल्स थे। Mucous membrane, this displays small rugae when the gallbladder is empty and disappear when it is distended with bile। ये वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ब्लड सप्लाई देख लेते हैं। The cystic artery, a branch of the hepatic artery, supplies blood to the gallbladder।
ब्लड इज ड्रेन्ड अवे बाय द सिस्टिक वेन दैट जॉइंस द पोर्टल वेन। सप्लाई किससे है? सिस्टिक आर्टरी से है। और वेन कौन सी है? वो भी सिस्टिक वेन है।